गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कक्षा 12 पाठ सी के अंतर्गत हिंदी की महत्वपूर्ण कविताओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी के अंदर कई कविताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए कविताओं पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जिस बात को कवि कविता में प्रस्तुत करना चाहता था वह कैसी थी? वह बात सीधी थी। सीधी बात को कविता में प्रस्तुत करना चाहता था। दूसरा प्रश्न देखिए, बात सीधी थी पर कविता में तमाशबीनों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कविता बात सीधी थी पर में तमाशबीनों का प्रयोग जो है पाठकों के लिए और श्रोताओं के लिए किया गया है। श्रोता और पाठक दोनों के लिए तमाशबीनों का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, उपरोक्त कविता में किन दो मूर्त उपमानों को अधिक प्रयोग हुआ है? तो दो मूर्त उपमान इस कविता में प्रयोग हुए हैं, वे है पेच और कील। उपमान आपको पता है जिनके साथ तुलना की जाती है, और मूर्त मैंने जो दिखाई देता है। तो मूर्त उपमान कविता में कौन से आए हैं? पेच और कील। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, किसके चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी फंस गई थी? भाषा के चक्कर में। भाषा के चक्कर में फंस करके, भाषा की दुरूहता के चक्कर में फंस के, जटिलता के चक्कर में फंस के जो कवि को सीधी सी बात कहनी थी वह टेढ़ी फंस गई थी, वह टेढ़ी हो गई थी, जटिल हो गई थी, कठिन हो गई थी। अगला देखिए, सब घर एक कर देने के माने कौन जानता है? बच्चा। कवि ने कविता में बताने का प्रयास किया है कि बच्चा जो है निश्चल होता है, उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। वह सब घर को एक कर देने की उसके अंदर योग्यता होती है। वह अपनी मधुर हंसी से, निश्चल हंसी से सबके मन को जोड़ देता है, सबको एक कर देता है। अगला देखिए, कवि ने हार कर बात को किसकी तरह जगह ठोक दिया था? किसकी उसी तरह जगह ठोक दिया था, कील की तरह। कवि ने हार कर बात को किसकी तरह उसी जगह ठोक दिया था, कील की तरह। जैसे कील को ठोका जाता है, जहाँ से निकाली जाती है वहीं उसको ठोक दिया जाता है। तो कवि ने हार करके जब उसको लगा कि सीधी सीधी बात भी जटिल हो गई है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो उसने उसको उसी जगह कील की तरह ठोक दिया। अगला देखिए, कविता के बहाने कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। कवि ने इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, जिसमें उसकी स्वतंत्र शैली देखने को मिलती है। आठवां प्रश्न देखिए, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर एक कर देने का आशय है भेदभाव समाप्त करना। जब भेदभाव की भावना दूर हो जाती है तो सब घर एक कर देने वाला भाव उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कवि किसे पाने की कोशिश करता है? कवि बात को पाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह भाषा के चक्कर में उलझ के, वो भाषा की जटिलता में फंस के अपना महत्व खो बैठी थी। तो कवि का उद्देश्य है कि वो बात को पाने का प्रयास कर रहा है, बात को पाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो दोबारा से अपनी बात शुरू कर सके। अगला देखिए, बात की चूड़ी मर जाना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार मासिक परीक्षाओं में पूछा गया है। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य है बात का प्रभावहीन होना। जब कोई बात प्रभावहीन हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, अपना महत्व खो देती है, तो उसे हम कहते हैं बात की चूड़ी मर जाना। 11वां प्रश्न देखिए, बिन मुरझाए महकने के माने क्या हैं? बिन मुरझाए महकने के माने हैं कविता का प्रभाव अनंत काल तक रहता है। जैसा कि आपको पता है, कविता लंबे समय तक याद की जाती है, इसलिए हम कहते भी हैं कविर मनीषी परिभू स्वयंभू अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापति यथा वे रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। अर्थात जो कवि होता है वो अपनी रचना के माध्यम से अपनी रचना में अमर हो जाता है। तो बिन मुरझाए महकने का माना यही होता है कि कविता का प्रभाव अनंत काल तक रहता है, वो कभी मुरझाती नहीं है, उसमें हमेशा सुगंध रहती है। 12वां प्रश्न देखिए, बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। कवि का काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है, बात सीधी थी पर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 13वां प्रश्न देखिए, कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? कवि बात सुलझाने का प्रयत्न कर रहा था। कवि बात सुलझाने का
पर्यटन कर रहा था, यही उसका एक कर्तव्य था। वो चाहता था सामान्य और सीधी सी बात को सीधे ही ढंग से बताया जाए, लेकिन वह भाषा के चक्कर में जटिल हो गई, भाषा के चक्कर में महत्वहीन सी हो गई। अगला देखिए, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात की पेच खोलना से कवि का तात्पर्य है बात को सहज और स्पष्ट करना। हम कहते हैं ना पेच खोल देना, राज खोल देना, तो बात को सहज और स्पष्ट करने के लिए बात की पेच खोलना मुहावरे का प्रयोग कविता में किया गया है। अगला देखिए, भाषा के क्या करने से बात और भी पेचीदा हो गई? भाषा के तोड़ने मरोड़ने उलटने पलटने से बात और भी पेचीदा हो गई। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा के क्या करने से बात और भी पेचीदा हो गई? पेचीदा माने जटिल हो गई, मुश्किल हो गई, कठिन हो गई, समझ में नहीं आई। वो तोड़ने मरोड़ने उलटने पलटने से, क्योंकि अगर बात सीधी कही जाती, कवि ने तो सीधी कही थी, लेकिन वो भाषा के चक्कर में फंस के तोड़ मरोड़ दी गई, कहीं ना कहीं उलट पलट के प्रस्तुत की गई, जिससे वो जटिल हो गई और पेचीदा हो गई। 16वां प्रश्न देखिए, भाषा के तोड़ने मरोड़ने व उलटने पलटने से क्या पेचीदा हो गई? बात व भाषा दोनों। जब किसी बात को घुमा फिरा करके कहा जाता है, तोड़ मरोड़ के कहा जाता है, उलट पलट के कहा जाता है, तो फिर होता क्या है? उससे क्या होता है? बात, कही गई बात और भाषा दोनों ही पेचीदा हो जाती हैं। कवि का यही तात्पर्य है। यहाँ मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको ज़्यादा गहराई से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, कविता नहीं पढ़ाई जा रही है। केवल आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही केंद्रित रहें, क्योंकि ये कविता, जो कविताएं जितनी भी मैंने इसमें ली हैं, ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए 17वां, बात सीधी थी पर में किसकी सहजता पर बल दिया गया है? बात सीधी थी पर में भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। यदि भाषा में सहजता का गुण होता है तो भाषा सरल शब्दों में आसानी से दूसरे को समझ में आ जाती है, लेकिन जब वो तोड़ मरोड़ के उलट पलट के प्रस्तुत की जाती है तो वो अपना महत्व खो जाती है और उसमें कहीं सहजता भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अगला देखिए, बात का प्रभावहीन हो जाना मुहावरा बनाएं। तो बात का प्रभावहीन हो जाना का अगर हम मुहावरा बनाते हैं तो वही जो बात ऊपर आई थी, बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बात का प्रभावहीन हो जाना। तो इन शब्दों से बात का प्रभावहीन जो हो जाना से मुहावरा बन गया बात की चूड़ी मर जाना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती चली गई थी? भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती चली गई थी, क्योंकि उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा था, उसको उलट पलट के प्रस्तुत किया जा रहा था, इसलिए जो है वह पेचीदा हो गई थी। अगला देखिए, दूरदर्शन वाले किसे एक बंद कमरे में लाएंगे? वो अपाहिज वाली आपने कविता पढ़ी है, बंद कमरे में अपाहिज। दूरदर्शन वाले किसे एक बंद कमरे में लाएंगे? उस दुर्बल व्यक्ति को जो मजलूम है, पीड़ित है, भूखा है, शोषित है, उपेक्षित है। तो दूरदर्शन वाले उसकी पीड़ा को दिखा करके कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी लेना चाहते हैं। तो इसमें कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि दूरदर्शन वाले किसे एक बंद कमरे में लाएंगे? दुर्बल व्यक्ति को। 21वां प्रश्न देखिए, अपाहिज व्यक्ति दूरदर्शन वालों को क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज व्यक्ति दूरदर्शन वालों को अपना दुख नहीं बता पाएगा। उसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि वो दुख में इतना ज़्यादा दुखी है कि वो ढंग से बोल नहीं सकता है, उसका ढंग से पेट नहीं भरा है। तो आप समझ सकते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति को कैसे प्रस्तुत कर सकता है। तो वो अपना दुख भी दूरदर्शन वालों को नहीं बता पाएगा। अपाहिज होने की वजह से, विकलांग होने की वजह से उसके मन में इतना ज़्यादा दुख है, पीड़ा है, कुंठा है। 22वां प्रश्न देखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है, हम कौन हैं? ये कौन बताएगा? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है, हम कौन हैं। ये कौन बता रहा है? दूरदर्शन वाले। तो दूरदर्शन वाले क्या बताएंगे? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है, हम कौन हैं, ये व्यक्ति कौन है। ये सारी बातें दूरदर्शन वालों के संदर्भ में इस कविता में इस्तेमाल की गई हैं। 23वां प्रश्न देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। वाक्य में दोनों कौन है? अपाहिज व्यक्ति और दर्शक। जैसा कि आपने इसमें देखा है, इस कविता के अंदर एक अपाहिज व्यक्ति का
कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया है, उसके अपंगपने का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया है। और दूरदर्शन वाले उसको प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं टीआरपी लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं प्रसिद्धि लेना चाहते हैं। तो इसमें कवि ने कहीं ना कहीं व्यंग किया है कि हमें दोनों एक संग रुलाने। कौन कह रहा है हमें दोनों एक संग रुलाने? दूरदर्शन वाले, ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो और उनके दर्शक बढ़ सकें। तो इस वाक्य में दोनों कौन है? एक तो वो अपाहिज व्यक्ति है जिसका एक कहीं ना कहीं दूरदर्शन पे मजाक उड़ाया जा रहा है, और दूसरा है दर्शक। यदि अपाहिज व्यक्ति भी रो पड़ा और दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ गए, तो दूरदर्शन वालों को लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री, अपाहिज व्यक्ति को दिखाने का इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। तो उनका उद्देश्य है अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को रुलाना। अगला देखिए, पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। दूरदर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, और वक्त के रहते ही अपाहिज व्यक्ति को रो देना चाहिए, और वक्त के रहते ही दर्शक भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाएं, इस कार्यक्रम को दिखाते समय वे भी रो पड़ें। तो इसलिए पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, क्योंकि कार्यक्रम निकल जाने के बाद फिर दर्शकों के रोने का कोई महत्व नहीं। अगला देखिए 25वां प्रश्न, अब मुस्कुराएंगे हम, यहाँ हम शब्द किसके लिए आया है? दूरदर्शन वालों के लिए, क्योंकि दूरदर्शन वालों को लगता है कि उन्होंने कार्यक्रम इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है कि अब वह अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों रोने लगेंगे। तो अब वो दोनों रोने लगेंगे, तो इससे क्या होगा? दूरदर्शन का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और अब हम मुस्कुराएंगे, अब हम कौन है? दूरदर्शन वाले मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम दिखाने में सफल रहे। अगला देखिए, अपाहिज व्यक्ति के होंठों पर क्या थी? अपाहिज व्यक्ति के होठों पर कसमसाहट थी। कसमसाहट का मतलब होता है एक ऐसी पीड़ा जिसको वो अंदर ही अंदर दबाए हुए है। वो देख रहा है कि मेरी अपाहिज पने का, मेरी विकलांगता का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे कार्यक्रम बना के प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ कोई आर्थिक विषमता है। उसको लगता है कि इस कार्यक्रम के बदले में दूरदर्शन वाले उसको कुछ आर्थिक सहायता करेंगे, तो वो अपने अपाहिजपन की, अपने विकलांगपने की कसमसाहट को अंदर ही अंदर छुपाए हुए उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। 27वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कैसी कविता है? क्रूरता की कविता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं, दोबारा भी पूछा जा सकता है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कैसी कविता है? ये एक प्रकार की क्रूरता की कविता है। क्रूरता होता है जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाए, जिसमें क्रूर दिखाया जाए, आदमी नोटोरियस दिखाया जाए, जिसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार करुणा को तिलांजलि दे दी जाए और किसी का केवल मखौल बना दिया जाए, तो उसको हम साहित्यिक दृष्टि से कहीं ना कहीं क्रूरता कहते हैं। अगला देखिए, कठोरपना कहते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसकी संवेदना पर व्यंग करती है? संवेदना, ये दूरदर्शन वालों की संवेदना पर यह कविता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है कि दूरदर्शन वाले व्यक्ति एक विकलांग व्यक्ति का, एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति का जो पहले से ही दुखी है, कुंठित है, उपेक्षित है, उसका मजाक बना करके उसको दूरदर्शन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम जो दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा वो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता से भरा हुआ है। तो दूरदर्शन वालों की संवेदनहीनता पर यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज व्यंग करती है। अगला देखिए 29वां, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग किया गया है? दूरदर्शन वालों पर। दूरदर्शन वालों पर यह कविता व्यंग करती है। अगला प्रश्न देखिए, कविता का कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक व अपाहिज को रोते हुए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, कविता का जो कैमरा है, जो दूरदर्शन वालों का कैमरा है, उसका उद्देश्य है कि कार्यक्रम तभी सफल होगा जब दर्शक और वह अपाहिज व्यक्ति दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल माना जाएगा। तो उनका उद्देश्य भी यही है कि तय समय के अंदर दर्शक और यह अपाहिज व्यक्ति रोने लगें। 31वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं कविता काव्य जो है, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह में यह कविता ली गई है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता, लोग भूल गए हैं। अगला देखिए, दूरदर्शन कर्मी स्वयं को क्या बताते हैं? समर्थ व शक्तिमान। उनका मानना यह है कि वो जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दर्शक उसको पसंद करेंगे, उन्हें टीआरपी मिलेगी, उनका मान बढ़ेगा। तो वो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं समर्थ और शक्तिवान दिखाते हैं। क्यों समर्थ और शक्तिवान दिखाते हैं? इन शब्दों के अंदर भी कहीं ना कहीं व्यंग है।
क्योंकि वो संवेदनहीन होके एक व्यक्ति की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको लगता है वे समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, वो किसी के साथ कैसा भी कर सकते हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं व्यंग्य रूप में इस्तेमाल किए गए हैं कविता में। 33वां प्रश्न देखिए, अपाहिज से दूरदर्शन का कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न करता है? अर्थहीन प्रश्न करता है। वो अर्थहीन प्रश्न करता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, आप अपाहिज होकर के समाज को कैसे देखते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप जब पहली बार आपको पता लगा आप अपाहिज हैं तो आपने कैसा महसूस किया। तो ये सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं अर्थहीन हैं और कहीं ना कहीं संवेदनहीनता से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन कर्मी क्या करते हैं? अपाहिज को रुला देते हैं। वो अपाहिज व्यक्ति रोना नहीं चाहता है, लेकिन वो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उससे ऐसे ज्वलंत प्रश्न पूछते हैं, ऐसे दुख भरे प्रश्न पूछते हैं जो उसकी पीड़ा को कुरेद देते हैं, और वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं रोने लगता है और उनको लगता है उसके रोते ही दूरदर्शन का यह कार्यक्रम सफल हो गया। 35वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस छंद में रचित है? मुक्त छंद में रचित कविता है। मुक्त छंद में यह कविता रची गई है। इसमें जो है स्वतंत्र शैली के अंदर जो है संवेदनहीन शब्दों के माध्यम से, संवेदनहीन भावना के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से कैमरे में बंद अपाहिज कविता एक प्रकार का व्यंग करती है। मुक्त छंद की रचना है। अगला देखिए, यह अवसर खो देंगे दूरदर्शन कर्मी, यह वाक्य किसे कहता है? स्वयं को कहता है। उसको लगता है कि अपाहिज व्यक्ति जल्दी से रो नहीं रहा है, यदि यह नहीं रोया तो दर्शक भी कहीं ना कहीं भावुक नहीं होंगे, और दर्शक भावुक नहीं हुए और यह व्यक्ति नहीं रोया तो कहीं ना कहीं हमारा कार्यक्रम असफल होगा और कहीं ना कहीं हमारी टीआरपी घटेगी। तो यह अवसर खो देंगे दूरदर्शन कर्मी ने यह वाक्य स्वयं को कहा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्न पूछ करके उस व्यक्ति को रुला देना चाहता है, ताकि कार्यक्रम की सफलता की घोषणा की जा सके। 37वां प्रश्न देखिए, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को दिखाया गया था? सामाजिक उद्देश्य से संबंधित। कहने को तो यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ था, क्योंकि समाज का ही व्यक्ति है वह अपाहिज व्यक्ति, और समाज उसके प्रति कैसा सोचता है, समाज ने उसको क्या दिया है, समाज ने उसको कितनी ठोकरें मारी हैं, उसकी विकलांगता का क्या मजाक उड़ाया है, इन सब मुद्दों को लेकर के, सामाजिक उद्देश्यों को लेकर के दूरदर्शन ने कार्यक्रम बनाया था। लेकिन जब इस कार्यक्रम को देखा तो ऐसा लगा यह तो संवेदनहीन कार्यक्रम है, इसमें कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, इसमें तो विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाना ही दूरदर्शन वालों का ध्येय है। 38वां प्रश्न देखिए, कौन इशारे से यह पूछेगा कि अपाहिज व्यक्ति को अपाहिज होकर कैसा लगता है? दूरदर्शन वाले ही तो पूछेंगे अपाहिज व्यक्ति को, क्योंकि कविता में ना वो उसको एकदम जो है स्पॉटलाइट के नीचे लाते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, अच्छा आप बताइए आपको अपाहिज होकर आप समाज को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, अच्छा ये बताइए आप जब अपाहिज हुए तो आपको कैसा लगा। इस तरह के संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे दूरदर्शन वाले, ताकि वो जल्दी से जल्दी रो दे और उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। 39वां लास्ट प्रश्न देखिए इस सीरीज का, बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा अलंकार है? बहुत बड़ी में अनुप्रास अलंकार है। आप ये देखिए ब और ब एक जैसे आपके जो है अनुप्रास अलंकारों को पता है ना, जिस अलंकार में एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति हो, रेपिटेशन हो, तो ब वर्ण आपका 2 बार आ रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, कविता में से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैंने बड़ी मेहनत से यह सीरीज़ तैयार की है और मेरा उद्देश्य यही है कि 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स इस सीरीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैं इसके 3 पार्ट बना रहा हूं और मेरा प्रयास है उन 3 पार्ट्स के अंदर ही आपको सारी कविताओं के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस सीरीज़ को स्टूडेंट्स को ध्यान से कराएं, मैं आपका आभारी रहूँगा। अगली सीरीज़ में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।